यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, जो तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है, इसमें ये सेकंड सेशन आज हम लेने वाले हैं। और सेकंड सेशन में आज अपन ट्राई करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट कंप्लीट करने का। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट आया था कि सर इंटरनेशनल टैक्सेशन के क्वेश्चन का रिवीजन कराओ तो जिससे मजा आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेशनल टैक्सेशन। और इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले रिवाइज कराने वाला हूं रेसिडेंशियल स्टेटस। एक बात समझना, रेसिडेंशियल स्टेटस है वो किसी भी पर्सन रेजिडेंट कब बनता है, नॉन रेजिडेंट कब बनता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इन केस ऑफ द इंडिविजुअल। गाइस, इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं? दो बेसिक कंडीशन है। देयर आर टू बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन बोलती है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब एक बात समझना, इन दोनों में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो एसएससी बन जाएगा रेजिडेंट, इंडिविजुअल बन जाएगा रेजिडेंट। और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। अब एक बात समझना, अगर रेजिडेंट बन गया तो आपको चेक करना पड़ेगा ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो एडिशनल कंडीशन दे रखी है, वो आपको देखना पड़ेगा। दो एडिशनल कंडीशन क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। Means resident in India for the 2 previous year or more in the last 10 previous year and stay in India for 730 days or more in the last 7 previous year. Guys, ये दो एडिशनल कंडीशन है। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है along with at least one basic condition, तो आप बन जाओगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अदरवाइज आप बन जाओगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। लेकिन गाइस, एक चीज समझना, देयर आर 3 एक्सेप्शनल केसेस, उसमें आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना है। मीन सेकेंड बेसिक कंडीशन है ना, ये सेकेंड बेसिक कंडीशन जो है इस पे आप जो है वो आप काटा लगा दो। सेकेंड बेसिक कंडीशन, देयर इज नो नीड टू चेक इन द 3 एक्सेप्शनल केसेस। ये कौन कौन से केसेस है? क्या अगर इंडियन सिटीजन है, लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और इंडियन सिटीजन एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप लिविंग इंडिया इन द करंट ईयर, या फिर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जिसके पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, दैट इज कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन। तो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है जो इंडिया के बाहर काम करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, इंडिया के बाहर करते हैं, लेकिन इंडिया में अगर वो आ रहे हैं फॉर अ विजिट, इंडिया में अगर विजिट के लिए आ रहे हैं एंड उनका टोटल इनकम इज अप टू 15 लाख रुपीज इंडियन इनकम, इनका टोटल इनकम इंडियन इनकम इज अप टू 15 लाख रुपीज, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन जो है वो सेकंड बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, ये सेकंड बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर, आप बोल रहे हैं कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट एंड उनका इनकम इज ओनली अप टू 15 लाख। इफ इनकम इज मोर देन 15 लाख तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा। इफ दिस इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज, इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज, तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा। लेकिन गाइस, सेकंड बेसिक कंडीशन में एक चेंज हो जाएगा, यहां 60 डेज की जगह आपको 120 डेज लेना पड़ेगा। तो आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन हो जाएगी स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। एंड गाइस, अगर वो इंडिविजुअल ये सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है तो सीधा वो बन जाएगा आर बट एनओआर। क्या बन जाएगा? आर बट एनओआर। इसके केस में फिर आपको एडिशनल कंडीशन वगैरह है वो देखने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लेट्स सी द क्वेश्चन फ्रॉम योर कंपाइलर। पहला क्वेश्चन नंबर जो है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है मिस्टर क्रिश गिल इज अ वेस्ट इंडियन क्रिकेटर विजिटिंग इंडिया फॉर द 102 डेज एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो ही इज अ वेस्ट इंडियन क्रिकेटर, तो बेसिकली सिटीजन भी वहीं का रहेगा। ओके, दिस हैज बीन प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 ईयर से वो यही कर रहा है। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, करंट ईयर का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा? एवरी ईयर वो 102 डेज रह रहा है। एक बात बताओ, पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है? स्टे इन इंडिया। पहली बेसिक कंडीशन होती है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। तो कैन आई से दैट फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड? फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, 182 डेज तो नहीं है। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होती है? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे करंट ईयर में वो 102 डेज रहा एंड लास्ट के 4 ईयर में वो कितना रहा होगा? 408 डेज रहा होगा। तो 102 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपका 408 हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, मैं ऐसा बोलूं कि उसने भैया आपकी उसने यहां पे इस पर्टिकुलर केस में आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी।
अब सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो वो बंदा क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। नाउ यू हैव टू चेक दैट ही इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट। तो उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन है। पहला तो रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द 2 previous year or more in the last 10 previous year and stay in India for 730 days or more in the last 7 previous year। अब एक बात बताओ, 102 मल्टीप्लाई बाय 7 इयर्स में वो कितना 714 डेज रहा, तो 730 डेज और मोर नहीं रहा इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो रही है? मींस बोथ द एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो वो आर एंड ओ आर हो जाता, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, आर बट एन ओ आर हो जाएगा। तो आपका पहला का आंसर क्या रहेगा, ही इज आर बट एन ओ आर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो आपके पहले का आंसर रहेगा ही इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो ही इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बिकॉज ही हैज सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन बट ही कुड नॉट सेटिस्फाइड द बोथ द एडिशनल कंडीशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, would your answer change if the above fact related to the Srinath, an Indian citizen who reside in West Indies and represent the West Indies cricket team? Now, if he is an Indian citizen, guys, you know that Indian citizen or person of Indian origin comes in India for a visit. कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट, तो और उसका इंडियन इनकम इज अप टू 15 लाख रुपीज, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखेंगे ही नहीं। तो अगर उसका इनकम है वो अप टू 15 लाख रुपीज है तो उस पर्टिकुलर केस में बाबू आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है, और सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे तो वो बंदा क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। और अगर आप सेकंड बेसिक कंडीशन, अगर उसका इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज, तो आप सेकंड बेसिक कंडीशन देखते हैं, लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन में यहां पे भैया 60 डेज की जगह 120 डेज देखेंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो वो बंदा क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो अगर वो इंडियन सिटीजन होता तो उस पर्टिकुलर केस में ये बंदा क्या हो जाता, नॉन रेजिडेंट हो जाता। तो सेकंड का आंसर इज योर नॉन रेजिडेंट, हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ नॉन रेजिडेंट। थर्ड क्या बोलता है, what would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 102 days? Guys, अब उसने 120 days विजिट किया होता एंड अगर उसका इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख, इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख, तो वो क्या बन जाता, आर बट एनओआर बन जाता। क्या बन जाता, आर बट एनओआर। अदरवाइज वो क्या बनता, एनआर बनता। तो उसकी टोटल इनकम वाज विद इन द लिमिट ऑफ द 15 लाख, तो क्या होता, एनआर बन जाता, अदरवाइज वो फिर आर बट एनओआर बन जाता। अब आप इसका आंसर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक बात समझना आप लोग, अगर कोई इंडियन सिटीजन है एंड इंडियन सिटीजन इज अ क्रू मेंबर है फॉरेन बाउंड शिप का। फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है ऐसी शिप जो इंडिया से जाके और बाहर जा रही है, जिसका डेस्टिनेशन बाहर है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बाउंड शिप। अब फॉरेन बाउंड शिप के केस में क्या होता है पता है, जो होता है उसके क्रू मेंबर जो होते हैं ना, वो क्रू मेंबर को क्या करना पड़ता है, एक कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहता है, उस पर साइन करना पड़ता है। मतलब वो ड्यूटी को जब ज्वाइन करते हैं शिप पे एंड ड्यूटी को जब वहां से लीव करके आते हैं, साइन ऑफ करते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उनको एक कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहता है, उस पर साइन करना पड़ता है। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन दे विल साइन द ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मींस जिस दिन उन्होंने साइन किया एंड उसके बाद में साइन किया ज्वाइन करने के लिए, एंड जब वो उसको साइन ऑफ करके आते हैं, मीन छोड़ के आते हैं, ये दोनों दिन एंड उसके बीच का जितना भी पीरियड रहेगा वो स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। क्या माना जाएगा, स्टे आउटसाइड इंडिया। ऐसा एक सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है। तो सीबीडीटी का नोटिफिकेशन क्या है कि अगर इंडियन सिटीजन है एंड ही इज अ क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन बाउंड शिप, मींस यहां पे जो शिप है वो इंडिया के बाहर जा रही है, फॉरेन बाउंड शिप, तो जब वो ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहता है ना, उसमें क्या होता है, जब वो ज्वाइन करता है एंड वापस से जब वो साइन ऑफ करता है, तो ज्वाइन किया था उस दिन से लेके और भैया साइन ऑफ किया उस दिन तक, वो दोनों दिन और उन दोनों के दिन के बीच का जो पीरियड है वो आपका स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में, मिस्टर आनंद इज अ इंडियन सिटीजन एंड अ क्रू मेंबर ऑफ द सिंगापुर बाउंड शिप, मींस ये शिप है वो सिंगापुर जा रही है, engaged in the carriage of passenger in the international tariff water international traffic water departing from the Chennai port on the 6th June 2024. The following detail for the previous year 24-25 determine the residential status of Anand for the assessment year 25-26, assuming that his stay in India in the last 4 previous year preceding the previous year 24-25 is of 400 days and last 7 previous year his stay in India was 750 days. Now what they are asking, date entered into the continued discharge certificate in respect of joining the ship and date entered into the continued discharge certificate in respect of signing of the ship. So guys, जिस डेट को ज्वाइन किया एंड जिस डेट को साइन ऑफ किया जाता है, ये दोनों दिन और उसके बीच का जितना भी पीरियड है वो स्टे आउटसाइड इंडिया मानना है। तो एक बात बताओ, आपका जून में 6 जून से इंडिया के बाहर मानना है, तो अगर 6 जून से इंडिया के बाहर मानना है तो एक बात समझिए, योर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर,
नाउ 6 जून को ज्वाइन किया, ये दिन भी इंडिया के बाहर माना जाएगा, मींस दिस डेट आल्सो विल बी कंसीडर्ड एज स्टे आउटसाइड इंडिया. सो कैन आई से दैट 30 minus 5 days in India, so 25 days outside India in the June. July 31 days, August 31 days, September 30 days, October 31 days, November 30 and December 9 days. So if you calculate, if you count this date, then 25 plus 31, 25 plus 31 plus 31 plus 30 plus 31 plus 30 plus 9. So it comes to the 187 days. So can I say that his stay outside India is a 187 days? 187 days is his stay outside India. Now in the year, can I say that total is a 365 days minus 187 days? So minus 365 days. So stay in India is a 178 days. So he stay in India in the current year is 178 days. Now guys, you know that first basic condition is not satisfied and second basic condition is not applicable. Because Indian citizen leave India during the previous year for as a crew member of the Indian ship. तो guys second basic condition आपको देखने की जरूरत नहीं है, first basic condition satisfied नहीं हो रही है, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. So this person will be treated as non-resident in India. This person will be treated as non-resident in India. You got my point or not? Yes. So this person is a non-resident in India. Now guys next concept आता है residential status of the company. And guys in case of the residential status of the company ना, that is most important and interesting part और एग्जाम में यही चीजें आने वाली है. तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है. तो कंपनी के केस में सबसे पहले आपकी जो जो इंडियन कंपनी होती है दैट इज ऑलवेज रेजिडेंट. इंडियन कंपनी में बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ साथ में आपकी रिलायंस है, टाटा है, दे आर ऑलवेज रेजिडेंट. सो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट. नाउ जो फॉरेन कंपनी है वो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी अगर फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है. पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मींस ऐसा प्लेस जहां पे क्रूशियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड पोयम. तो पोयम इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी है वो क्या मानी जाएगी, आपकी रेजिडेंट मानी जाएगी. अदरवाइज फॉरेन कंपनी क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट. लेकिन सिर्फ पोयम को डिसाइड कैसे करेंगे, तो पोयम को डिसाइड करने के लिए सीबीडीटी ने सर्कुलर दे रखा है, सर्कुलर नंबर 6 एंड सर्कुलर नंबर 8 2017. अब ये सर्कुलर में क्या बोला हुआ है, सर्कुलर नंबर 6 एंड 8 जो है ये सर्कुलर बोलता है कि जो पोयम गाइडलाइंस हम सीखने वाले हैं ना, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इफ दैट फॉरेन कंपनी टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़. इफ फॉरेन कंपनी का टर्नओवर है दैट इज अप टू 50 करोड़ और लेस देन 50 करोड़, तो सीधा उस फॉरेन कंपनी को नॉन रेजिडेंट मान लो. इफ इट इज अप टू 50 करोड़ और लेस देन 50 करोड़ तो सीधा उस फॉरेन कंपनी को नॉन रेजिडेंट मान लो. लेकिन गाइस अगर वो 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको पोयम गाइडलाइंस देखना पड़ेगा. अब एक बात समझना, पोयम गाइडलाइंस क्या बोलता है. पोयम गाइडलाइंस ये बोलता है कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये माना जाएगा कि इस कंपनी का पोयम आउटसाइड इंडिया है, और पोयम आउटसाइड इंडिया है इसका मतलब कंपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी. लेकिन दो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो गाइज ये दो कंडीशन है. पहली कंडीशन उस कंपनी का एबीओआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए, और दूसरा मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए. मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग का मतलब होता है जैसे उस कंपनी की टोटल 5 मीटिंग साल में हुई है तो 5 में से 3 मीटिंग से वो इंडिया के बाहर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया. एंड सेकंड कंडीशन है उसका एबीओआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए. एबीओआई का मतलब होता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट. नाउ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट या जिसको अपन एबीओआई टेस्ट बोलते हैं, ये एबीओआई टेस्ट किसको बोलते हैं, अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है. 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है. इफ देयर इज अ 4 कंडीशन इज सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन ये है कि उस कंपनी का टोटल इनकम में पैसिव इनकम शुड बी 50% और लेस, मींस पैसिव इनकम है वो 50% या उससे कम होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन ये है कि उसकी टोटल असेट में लेस देन 50% असेट है वो इंडिया में होनी चाहिए. थर्ड कंडीशन यह है कि टोटल एम्प्लॉय में लेस देन 50% एम्प्लॉय है वो इंडिया में होने चाहिए, और जो इंडिया में एम्प्लॉय है उनके लिए जो पेरोल का खर्चा है वो टोटल के पेरोल के खर्चे में से लेस देन 50% एक्सपेंडिचर है वो इंडियन एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए. इफ द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वी कैन से दैट एबीओआई टेस्ट इज फुलफिल. लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आप ये आता है कि सर आप बोल रहे हो कि पैसिव इनकम शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ द 50% ऑफ टोटल इनकम. सो सर एक बात बताइए, पैसिव इनकम किसको बोलेंगे. तो गाइस मैं बताऊं पैसिव इनकम कौन सी इनकम होती है बताएं. एक तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम इज अ पैसिव इनकम. कैपिटल गेन होता है दैट इज द पैसिव इनकम. तो कैपिटल गेन इज पैसिव इनकम, रेंटल इनकम इज अ पैसिव इनकम, एंड गाइस डिविडेंड का इनकम, रॉयल्टी का इनकम, इंटरेस्ट का इनकम इज अ पैसिव इनकम. डिविडेंड का इनकम, रॉयल्टी का इनकम, इंटरेस्ट का इनकम इज अ पैसिव इनकम. लेकिन एक चीज समझना, अगर मान लो बैंकिंग या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके केस में इंटरेस्ट का इनकम विल बी द एक्टिव इनकम. एक और चीज समझना, जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो वो अगर मान लो एसोसिएट एंटरप्राइज से करके आप एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल करते हो, मींस गुड्स इज परचेज फ्रॉम द एसोसिएट एंटरप्राइज एंड सोल्ड आल्सो टू एसोसिएट एंटरप्राइज, सो दैट इज कॉल्ड
योर पैसिव इनकम। बट अगर आपने परचेज एसोसिएट से किया और सेल आउटसाइडर को किया तो ये एक्टिव इनकम हो जाएगा, या सेल आउटसाइडर सॉरी परचेज आउटसाइडर से किया एंड सेल आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को किया तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपका एक्टिव इनकम हो जाएगा। तो पैसिव इनकम में कौन कौन सा आएगा? परचेज एंड सेल बोथ फ्रॉम एंड टू एसोसिएट एंटरप्राइज, and after that rental income is a passive income, capital gain is a passive income, interest royalty and dividend income is called passive income. You got my point or not? एक और चीज समझना सर, इनकम जो लेनी है वो कौन से लॉ के हिसाब से लेनी है? तो अगर वो फॉरेन कंपनी फॉरेन की टैक्स असेसी है तो फॉरेन के टैक्स लॉ के हिसाब से, बट अगर फॉरेन की टैक्स असेसी नहीं है तो फॉरेन के हिसाब से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा उसके हिसाब से आपको ये इनकम लेनी है। असेट्स की वैल्यू कैसे लेंगे? बिकॉज लेस देन 50% असेट शुड बी लोकेटेड इन इंडिया। तो असेट्स की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? अगर वो वहां की टैक्स असेसी है तो आपको डेप्रिशिएबल असेट की ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का एवरेज लेना है। डेप्रीशिएबल असेट के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का एवरेज लेना है और बाकी असेट के लिए आपको बुक वैल्यू लेना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए आपको क्या करना है कि ओपनिंग में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, क्लोजिंग में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, आपको एवरेज लेना है। मींस ओपनिंग में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे, क्लोजिंग में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे, आपको उसका एवरेज लेना है। और पेरोल एक्सपेंडिचर में एम्प्लॉय के लिए जितना भी आप खर्चा करोगे दैट इज कॉल्ड योर पेरोल एक्सपेंडिचर करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, एबीओ टेस्ट भी फुलफिल हो गया एंड मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया के बाहर है, तो भी अगर मान लो वो कंपनी जो है वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई पावर ही नहीं है डिसीजन लेने का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो पंगु हो गया, उसके पास में डिसीजन लेने का कोई पावर नहीं है। और डिसीजन कौन ले रहा है पता है? इंडिया में बैठी हुई कोई उसकी होल्डिंग कंपनी ले रही है या फिर इंडिया में बैठा हुआ कोई पर्सन ले रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसका पोयम इंडिया में माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर एबीओ टेस्ट फुलफिल नहीं होता है तो फिर असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे मैनेजरियल और क्रूशियल डिसीजन बिजनेस के ले रहे हैं और वो कहां से ले रहे हैं, जहां से ले रहे हैं वहां पे पोयम माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस, ये जो डेटा का एनालिसिस आपको करना है पोयम डिटर्मिनेशन के लिए, ये बेसिकली करंट ईयर का डेटा लेना है, बट अगर लास्ट 2 इयर्स का डेटा अवेलेबल है तो आपको 3 साल का एवरेज डेटा लेके और फिर आपको एनालिसिस करना है। लेकिन अगर वो कंपनी जो है वो अगर कैलेंडर ईयर फॉलो करती है और हम जो है हम तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, कौन से 3 इयर्स लेंगे? तो अगर मान लो वो कंपनी कोई और अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है और हम जो है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने वाले फाइनेंशियल ईयर में उसका कौन सा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ है वो वाला ईयर एंड उसके पीछे के 2 साल आपको लेने पड़ेंगे। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल हम अगर यहां पे बात करते हैं तो अगर प्रीवियस ईयर 24-25 यहां पे प्रीवियस ईयर 24-25 की अगर मैं बात करेंगे और वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो करंट ईयर में कौन सा उनका कैलेंडर ईयर कंप्लीट होगा? एक तो 2024 होगा, उसके बाद में 2023 होगा एंड 2022 होगा। तो ये 3 साल का डेटा लेके और फिर आपको एनालिसिस करना है, उसका एवरेज करना है करके, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी आएगी। तो आ जाइए सब लोग आपकी बुक में क्वेश्चन पे और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए और देखिए क्या दे रखा है। वन इज द एक कंपनी है जिसका नाम है सिंगटेन लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है, मींस आई कैन से दैट दिस कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी एंड 55% ऑफ इट्स शेयर आर हेल्ड बाय द गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड, अ इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी का वो सब्सिडरी कंपनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन कंपनी का सब्सिडरी कंपनी होने से कोई वो कंपनी आपकी रेजिडेंट नहीं बन जाएगी, दैट यू हैव टू चेक द पोएम गाइडलाइंस। Singtel Limited its presence in India also. The detail related to the Singtel Limited for the previous year 24-25 is as under. सबसे पहले आपको दे रखा है फिक्स असेट एट depreciated value for the tax purpose in the crore. So फिक्स असेट दे रखा है इंडिया में 120 करोड़ से और सिंगापुर में 80 करोड़ है। टोटल आई कैन से दैट द 200 करोड़ है, 200 करोड़ का असेट है उसका। उसके बाद में अदर असेट वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन करोड़। सो अदर असेट की बात करें तो यहाँ पे 40 और 120 दे रखा है, तो 40 एंड 120 इट्स कम्स टू द 160 करोड़। एंड गाइस इंटेंजिबल असेट्स भी दे रखा है 50 एंड 200 इज कॉल्ड 250 करोड़ इज योर इंटेंजिबल असेट। आफ्टर दैट इनकम दे रखा है, इनकम फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑपरेशन। ट्रेडिंग ऑपरेशन इज बेसिकली एक्टिव इनकम 25 करोड़ एंड 50 करोड़, सो टोटल कम्स टू द 75 crore. So total income is 75 crore of that company from operating activity. After that, the above figure includes income from transaction where purchase are from associate enterprise. So here, this is the passive income or active income. Active income. Here only purchase is made from the associate enterprise. So it is active income only.
Now income from transaction where sale are to associate enterprise, that is also active income. But income from transaction where both and purchase and sales are from the associate enterprise, so can I say that this 5 and 10, it comes to the 15. So this 15 crore is your passive income. But this income is already included in this, because above figure includes, it means this income is already included. So can I say that here 15 crore is your 15 crore is basically your passive income. 15 crore is your passive income here out of the 75 crore. So I can say that the 60 crore is a remaining income. Now try to understand. Interest and dividend from the investment. So interest and dividend, this is also a passive income. So can I say that 20 plus 30, 15 comes to the 35 crore. This is also passive income. Number of employee is in India and Singapore, there is a total 70 and 90. So 70 and 90 total is a 160 employee, and payroll expenditure of the employee is a 8 crore and 12 crore. So 20 crore is total payroll expenditure. Determine the residential status of this company, and they have mentioned that 7 board meetings were held, 3 in India and 4 is outside India. So can I say that majority board meeting held outside India? Answer is yes. So ABI test अब आपको चेक करना पड़ेगा, because दो कंडीशन है. पहली कंडीशन मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग शुड हेल्ड आउटसाइड इंडिया, एंड ABI टेस्ट फुलफिल हो गया तो उसका पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा और वो कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी. लेकिन गाइस यहाँ पे देखिए मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है. आंसर इज यस. तो पहला तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया. अब आप देखो ABI टेस्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं. एंड ABI टेस्ट फुलफिल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में आपका पैसिव इनकम शुड बी 50% और लेस. अब एक बात बताइए, टोटल इनकम कितना हो जाएगा? तो एक तो दिस 75 करोड़ इनकम and this 15 crore is already included in the 75, so I will consider the 75 for the purpose of total income. After that also consider this 35. So can I say that 35 plus 75, it comes to the 110 crore. 110 crore is a total income. Out of that passive income, can I say that this 15 and 35 is a passive income? 15 and 35. So guys, यहाँ पे 50 हो गया. 50 divided by 110 multiply by 100. Can I say that 45.45% is your passive income? So 45.45%, 45.45% is your passive income, and your passive income is within the limit of 50% of total income. So can I say that for the ABI test that first condition is satisfied? Answer is yes. Now second condition is less than 50% asset should be located in India. Now guys, can I say that they are having the total asset? This is the total asset. This is the total asset, 200, 250 and 160. So 200 plus 250 plus 160, total asset is a 610. So 610 crore is the total asset. Now how much asset is located in India? So just add up this. So here guys, 120 plus 50 plus 40, it comes to 210. So guys, can I say that 210 divided by 610 multiply by 100, it's 34.42% asset is located in India. So 34.42% asset. So 34.42% asset is located in India. So can I say that less than 50% asset located in India? Answer is yes. So second condition is also satisfied of the OBOI test. Now third condition is less than 50% assets employee should be located in India or a resident of India. Now guys, here total number of employee, can I say that total number of employee is a 160. Total number of employee is a 160 and 70 is located in India. It means less than 50%, because 70 divided by 160, it comes to the 43.75%. So 43.75%, 43.75% less than 50% asset, sorry, less than 50% employee are located in India or a resident in India. So this condition is also satisfied. And last condition is for Indian employee, whatever the total payroll expenditure, in that payroll expenditure less than 50% for the Indian employee. So guys, total payroll expenditure is a 20 crore. For Indian employee, that payroll expenditure is 8 crore, that is less than 50%. So can I say that ABI test is fulfilled? All four conditions are satisfied. Now all four conditions are satisfied and majority board meeting held outside India. Can I say that here both the conditions are satisfied? So this company Poem is located outside India, and this company will be treated as non-resident in India. So this company will be treated as non-resident in India. That is the question number 8. Now let's start with the question number 10. Question number 10 क्या बोलता है? ABC Limited is a software giant in India. Set up a 100% subsidiary company in the name of the HSD Inc. in the Switzerland in the 1st April 2024. So they have set up one company in the Switzerland, that is HSHD Inc. And we are going to talk about the HSD Inc. only.
The subsidiary company HSD Inc. is mainly engaged in the software service, hardware service, and data backup service, 3 different countries, that is Switzerland, Sweden, and India. The following information is furnished by that company for the financial year 24-25. Now, value of asset as per the books of accounts, basically 24 crore asset located in Switzerland, 12 crore located in Sweden, and 24 crore located in India. So can I say that what is the total asset? Total asset is 24 plus 12 plus 24. It's a 60 crore is total asset. Number of employee in thousands, so guys, 30,000 plus 10,000 plus 28, so it comes to the 68,000 is total number of employee. Total number of employee is 68,000. Now payroll expenditure is basically 4 plus 2.6 plus 5.4, so it comes to the 12 crore is your payroll expenditure. Now total aggregate income earned, their total income is a 80 crore, but in this income, breakup of total income, 28 crore derived from the transaction where purchases are made from associate enterprise and sold to the non-associate enterprise. This income is an active income. 24 crore derived from the transaction where both purchases are made from and to associate enterprise. Can I say that this is the passive income? This is the passive income. Now 16 crore derived from the transaction where purchases are made from non-associate. This is called your active income. 8 crore by way of income from capital gain on the trading of the shares. So guys, this is also a passive income because capital gain is passive income. And 4 crore by way of interest from the non-associate enterprise. So interest is also called your passive income. Interest, dividend, royalty income, and rental income is called your passive income. So guys, this 3 income is passive income. This 24 crore, 8 crore, and 6 crore. Now during the financial year 24-25, 5 board meeting held, 2 in India, 1 in Sweden, and 2 in the Switzerland. So can I say that majority board meeting held outside India? So that condition is satisfied. Now ABOI test. In the ABOI test, guys, first condition is that in the total income, that passive income should be within the limit of the 50%. Now what are the passive income? So can I say that your total income is a 80 crore, and guys, passive income is 24 plus 8 plus 4. It comes to 36. 36 divided by 80 multiplied by 100, it's 45%. So your passive income is a 45%, and when passive income is 45%, so can I say that when passive income is 45% means it is within the limit of the 50%. First condition is satisfied of the ABOI test. Now second condition says that whatever the total asset less than 50% located in India. So guys, total asset is a 60 crore, and in India it is located the 24 crore only. So can I say that 24 divided by 60 multiplied by 100, it's 40%. So less than 50% asset located in India, less than 50% asset located in India. So second condition also satisfied. Third condition, less than 50% employee located in India or a resident in India. So total employee are the 68, and out of that in India it is a 28. So 28 divided by 68 multiplied by 100, it comes to the 41%. So 41% employee only located in India, so less than 50%. So this condition is also satisfied. Now last condition is whatever the Indian employee payroll expenditure should be less than 50% of total payroll expenditure. Now guys, total payroll expenditure is a 12 crore, and for Indian employee that payroll expenditure is a 5.4 crore. Can I say that it is less than 50%? Answer is yes. So 5.4 crore divided by 12 multiplied by 100, it's 45%. So 45%, it means that your last condition is also satisfied. So can I say that ABOI test is fulfilled and majority board meeting held outside India? It means both the conditions are satisfied, and that poem will be located outside India, and when poem located outside India, so that company will be treated as non-resident in India. You got my point or not? Yes. So this is the question number 10. Now question number 11 also, if you wish to try, you can try the question number 11. Let's now directly check question number 14. Yes people, now let's start with the question number 14. And question number 14 क्या बोलता है समझने की कोशिश करना. Very interesting question. Question number 14 says that Mr. Robert is a non-resident and German citizen. So this guy is a non-resident and German citizen, is employed with the German company. The German company has a PE in India, and accordingly the income of PE is chargeable to tax in India. So that German company is having the permanent establishment in India, and their income is taxable in India. Now, Robert visited India during the financial year 24-25 on the official work and stay in India for the 85 days. His salary for the period is 28 lakh, which is borne by the Indian PE. Robert held the 1200 shares of the Nalapur Private Limited
an Indian company since 28/11/2015, which is acquired for 15 per share, and for acquiring the share he remitted the 50,000 USD in India on 1/11/2015. He sold this share on the 23rd of June 2024 for the 43 per share. Now guys, remember, this guy is a non-resident. First point, दिस गाय इज अ नॉन रेजिडेंट. सो नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? जो इंडियन इनकम होती है. इंडियन इनकम का मतलब जो इनकम या तो इंडिया में अक्रूड हुई है या फिर इंडिया में रिसीव हुई है, दैट इज कॉल्ड योर इंडियन इनकम. इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर द नॉन रेजिडेंट. नाउ गाइस, ये जो बंदा है ये फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय है, लेकिन ये इंडिया में आया है और इंडिया में कुछ काम करने के लिए आया है, और इंडिया में हिज नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इज 85 डेज. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर फॉरेन एंटरप्राइज का अगर कोई पर्सन है और वो फॉरेन एंटरप्राइज का पर्सन इंडिया में आता है बिजनेस लाइक उसके जॉब की वजह से, तो क्या उसकी इनकम जो मिलती है, सैलरी मिलती है, वो सैलरी टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है? एक बात बताओ, अगर आपको याद रहे तो मैंने आपको कुछ एग्जेम्पशंस पढ़ाई थी और उस एग्जेम्पशन में एक एग्जेम्पशन यही हुआ करती थी. और ये जो एग्जेम्पशन थी, कौन सी एग्जेम्पशन थी मैं आपको यहां पे बता दूं. मैंने आपको बताया था कि भाई साहब, अगर रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइज फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया इज बेसिकली एग्जेम्प्टेड. बट एग्जेम्प्ट कब होगा? जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. पहली कंडीशन, फॉरेन एंटरप्राइज इज नॉट एंगेज्ड इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया. सेकेंड कंडीशन, उसका जो इंडिया में स्टे पीरियड है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और थर्ड कंडीशन ये है कि वो फॉरेन एंटरप्राइज जो है वो जो सैलरी पे की है वो एम्प्लॉयर उसका डिडक्शन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं ले रहा. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट है उसके हाथ में. लेकिन गाइज यहां पे एक बात बताइए, यहां पे उसका स्टे पीरियड है वो 90 डेज से कम है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. बट गाइज यहां पे एक बात बताना, वो जो फॉरेन एंटरप्राइज है इंडिया में उनका पीई है और पीई के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं. इंडिया में उनका पीई है और वो पीई के थ्रू इंडिया में क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं. तो उस पर्टिकुलर केस में उसको जो भी सैलरी मिला है, दिस सैलरी ऑफ द 20 लाख रुपीज इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हिज हैंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज दिस इज द इंडियन इनकम एंड उसके लिए टैक्सेबल है. तो वापस से अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो रॉबर्ट इज अ नॉन रेजिडेंट एंड जर्मन सिटीजन एम्प्लॉयड इन द जर्मन कंपनी. नाउ द कंपनी हैज अ पीई इन इंडिया. सो पीई इन इंडिया मींस दे आर डूइंग बिजनेस थ्रू द लाइक दैट पीई इन इंडिया, and accordingly the income of PE is chargeable to tax in India. Robert visited India in this year for the office work and stayed 85 days. His salary for that period is 28 lakh which is borne by the Indian PE. And Indian PE borne कर रही है. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया में उस सैलरी का डिडक्शन ले रहे हैं. तो भैया ये जो सैलरी है ना, दिस सैलरी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रॉबर्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये टैक्सेबल हो जाएगा. उसके बाद एक और चीज समझना, इस रॉबर्ट ने क्या किया? रॉबर्ट ने इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है दैट इज द नालापिर प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी के उसने 28 नवंबर 2015 को शेयर खरीदे थे और शेयर 1200 खरीदे थे जो कि 15 की रेट से खरीदे थे. एंड गाइस वो यूएसडी डॉलर उसने वहां से रेमिट किया था और इस साल उसने वो शेयर बेच दिए. तो जब आपने शेयर खरीदे थे और अब इंडियन कंपनी के शेयर आप बेच रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया यहां पे आपको जो है वो कैपिटल गेन लगेगा और फॉरेन करेंसी रेमिट किया था. अब एक बात समझना, क्या यहां पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 112A वाली सेक्शन तो नहीं लगेगी? 112A सेक्शन है, वो 112A सेक्शन तो नहीं लगेगी. अब मुझे आप बोलोगे कि सर यहां पे क्या वो वाले प्रोविजन, एनआरआई वाले प्रोविजन लगेंगे? आंसर इज नो, बिकॉज ही इज नॉट अ इंडियन सिटीजन. बिकॉज एनआरआई किसको बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, साथ में इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए. ही इज नॉट लाइक इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही इज अ जर्मन सिटीजन. तो गाइस यहां पे जो एनआरआई वाला जो चैप्टर 12 है वो 12A तो यहां पे नहीं लगेगा. उसके बाद में सर क्वेश्चन ये आता है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या 112A लगेगा? 112A नहीं लगेगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर नहीं है. अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर होते तो 112A लग जाता. तो यहां पे नॉर्मल कैपिटल गेन लगेगा, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर है. लेकिन गाइस एक चीज याद रखो, मैंने आपको कैपिटल गेन में एक पढ़ाया था फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, जिसको अपन सनी वाला प्रोवाइजो बोलते हैं. सनी वाले प्रोवाइजो में क्या बोला था कि अगर असेसी नॉन रेजिडेंट है, उसने इंडियन कंपनी के शेयर और डिबेंचर खरीदे और वो फॉरेन करेंसी में खरीदे हैं, तो आपको कैपिटल गेन पहले फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट यू विल कन्वर्ट इनटू द इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी में जो कैपिटल गेन आएगा उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा. तो यहां पे जो कैपिटल गेन है ना, वो कैपिटल गेन को आपको पहले फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट यू विल कन्वर्ट इट इनटू द इंडियन करेंसी, एंड जो भी कैपिटल गेन आएगा उस पे आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इवन यहां पे जो शेयर ट्रांसफर किया ना वो 23rd of June 2024, दैट इज बिफोर 23rd जुलाई 2024 से पहले किया, तो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. रीजन इज बीइंग कि बिकॉज व्हेनेवर फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 इज अप्लाई ना, देन सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 डज नॉट अप्लाई. सेकंड प्रोवाइजो सेक्शन 48 का नहीं लगेगा, मींस इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. अब एक बात बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे आएगा?
तो आपका 43 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाई बाय आपका कितना शेयर है यहाँ पे, इन दिस पर्टिकुलर केस 1200 शेयर, सो दैट इज द इंडियन करेंसी में आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसको आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, और फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर 23 जून 2024 को हुआ, इस डेट का एवरेज रेट है दैट इज द 75, तो 75 का एवरेज रेट लेके और आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंडियन करेंसी में आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे गाइज यहाँ पे, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 43, दैट्स कम्स टू द 51,600 या, और डिवाइड बाय करेंगे 75, तो आपके डॉलर में कैलकुलेशन होगा, एक सेकेंड, दैट इज 1200 मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइड बाय 75, तो इट्स कम्स टू द $688 है, $688 है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप क्या लेंगे, एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट से आप करेंगे, तो एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आपका कितना है, 60 है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 15 मल्टीप्लाई बाय 1200, सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 15 इट्स कम्स टू द 18,000, डिवाइड बाय कर दीजिए आप 60, तो आपको मिल जाएगा $300। $300 इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपको 388 का आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी। अब ये कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी जो है $388, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की डेट जो है वो 23 जून 2024 है, इस डेट का TTBR क्या है, 74 है। तो आप एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 74 से, तो आपको यहां पे जो $388 मल्टीप्लाई बाय 74, तो इट्स कम्स टू द 28,712। दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ दैट इंडियन कंपनी का शेयर करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ऑल्सो हेल्ड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ द Aribitz GmbH, a German company, which he had acquired for the 145 per share in 2018. Now AG follow the April to March as a financial year. He sold all the share at the 615 per share to the David, another non-resident, on the 26th of August 2024. The relevant information of that particular company is given below. Total asset of the that company is a 15 crore total value of asset. Now total value of immovable property worldwide is a 12 crore, and immovable property held in India included into above is only 8 crore. Dividend from the Arbitrage GM received in India is a 1,11,000. Now guys what happened, इसके पास में there is a one foreign company का शेयर है, तो फॉरेन कंपनी का शेयर बेचा, बट ही इज अ नॉन रेजिडेंट। So when he is a non-resident, then only Indian income is taxable. Foreign income is not taxable. So foreign company का शेयर बेचा और उससे जो कैपिटल गेन होगा वो तो फॉरेन इनकम है, that is not taxable. But guys, you know that वोडाफोन का एक केस लॉ था। वोडाफोन का केस लॉ क्या बोलता था कि फॉरेन कंपनी का शेयर बेचते हो, बट फॉरेन कंपनी derive its value substantially from the Indian asset, then फॉरेन कंपनी का शेयर will be deemed to be located in India, and फॉरेन कंपनी का शेयर बेचा तो भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, वहां पे फॉरेन कंपनी का शेयर जो था वो deemed to be located in India कब माना जाता था, जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, फॉरेन कंपनी के पास में इंडियन असेट शुड बी मोर देन 10 करोड़, एंड गाइज जो फॉरेन कंपनी की टोटल असेट है उसमें इंडियन असेट शुड बी एटलीस्ट 50% और मोर। So two condition, foreign company should held the Indian asset that is more than 10 crore, and in foreign company total asset, Indian asset should be the 50% or more of the total asset of the foreign company. If both the conditions are satisfied, then we can say that foreign company derive its value from the Indian asset. So guys, यहाँ पे एक बात बताओ, Indian asset है, that Indian asset is only 8 crore. So Indian asset is only 8 crore. So can I say that that foreign company is not derive its value from the India? So guys, foreign company का जो शेयर है वो deemed to be located outside India ही माना जाएगा, that is the foreign company का शेयर, and non-resident ने foreign company का शेयर बेचा तो उस पे कोई भी कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो गाइस, दिस कैपिटल गेन इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल इन इंडिया, बट गाइस दैट गाय हैज रिसीव्ड द डिविडेंड ऑफ द 1,11,000 फ्रॉम द फॉरेन कंपनी, बट दैट डिविडेंड इज रिसीव्ड इन इंडिया, and when dividend is received in India means it is the deemed, it is accrued or arise in India na, received in India or accrued or arise in India, that is called Indian income. So this dividend is going to be taxable. ये 1,11,000 है, ये उसके लिए taxable हो जाएगा। You are required to compute the total income taxable for Mr. Robert, ignoring the provision of DTAA between India and Germany, if any. Assume assessee opted out from section 115 BAC. Now if you will check the solution, you will able to understand ये question का। ठीक है, तो चलिए, this was the question number आपका 14। उसके बाद में चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर जो मैंने एलडीआर में दिया है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22। 22 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन ये बोलता है, एक बात समझिए, अगर अपन बात करते हैं रॉयल्टी एंड एफटीएस की, और रॉयल्टी एफटीएस के केस में मैं आपको बताऊं, रॉयल्टी एफटीएस के केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को
अगर मान लो गवर्नमेंट से रॉयल्टी मिलती है देन इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, बट रेजिडेंट पर्सन से रॉयल्टी मिलती है दैट इज आल्सो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, बट देयर इज वन एक्सेप्शन कि दैट रेजिडेंट पर्सन यूज दैट right or service for any business or profession carried on outside India or for generating any revenue from outside India, then it is not treated as deemed to be accrued or arised in India in hands of the non-resident foreign company. या फिर non-resident foreign company को किसी दूसरी non-resident से royalty मिलती है तो that royalty will be deemed to be accrued or arise in India if it is service is used for any business or profession carried on by that non-resident in India or for generating any income from Indian source. Now guys, you know that if you transfer the software, तो software को transfer करने से जो भी पैसा मिलता है that is the royalty. दैट इज क्लियरली गिवन इन द सेक्शन 9. अगर आप सेक्शन 9 को देखेंगे तो सेक्शन 9 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ यू ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर करने से जो भी पैसा मिलेगा ना दैट इज ट्रीटेड एज अ रॉयल्टी. यहां क्लियरली लिखा हुआ है, आप अगर देखेंगे तो क्या देखिए क्या दे रखा है, कंसिडरेशन फॉर यूज और राइट टू यूज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कवर्ड अंडर द रॉयल्टी. ये आपके रॉयल्टी में आ जाएगा इफ यू ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के लिए जो पैसा मिलेगा वो रॉयल्टी है. अब एक बात समझना होता क्या है गाइस, ये जो केस लॉ है, ये जो क्वेश्चन है ये केस लॉ के बेसिस पे है जिसका नाम है अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा करके एक कंपनी है, उसके बेसिस पे. एक बात समझिए, इंडिया की कुछ कंपनियां हैं जैसे एग्जांपल के लिए मान लो भारती एयरटेल है करके, ठीक है. ये लोग क्या करते हैं इंडिया में जो सिम कार्ड खरीदते हैं, अब ये सिम कार्ड कहां से खरीदते हैं, फॉरेन की कंपनी से खरीदते हैं. और फॉरेन की एक कंपनी है जिसका नाम है मान लो अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा करके एक कंपनी है जो फॉरेन की कंपनी है. वो क्या करती है, सिम कार्ड प्रोवाइड करती है. सिम कार्ड जो होता है ना, छोटा सा सिम कार्ड होता है जो आपको पता रहेगा मोबाइल में लगता है, वो सिम कार्ड हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है. अब देखो सिम कार्ड इज अ हार्डवेयर लेकिन उसमें एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, उसमें एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर मान लो कोई इंडिया की कंपनी है, भारती एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, इन्होंने कोई वो खरीदा सिम कार्ड, तो सिम कार्ड खरीदा, इसका मतलब क्या ये रॉयल्टी है, मींस ये क्या सॉफ्टवेयर खरीदा है या हार्डवेयर खरीदा है. क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपने पेमेंट किया तो ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी फॉरेन कंपनी के लिए, एंड उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी. तो इसको लेके ये जो केस लॉ है ये दिल्ली हाईकोर्ट में गया, और मैं बताऊं यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट जो है उन्होंने जो जजमेंट दिया, उन्होंने बोला कि देखो जो सिम कार्ड है ना उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है. क्या यहां पे सॉफ्टवेयर को अलग कर सकते हैं, आंसर इज नो. क्या सॉफ्टवेयर का कोई सेपरेट यूज है, आंसर इज नो. सॉफ्टवेयर इज बेसिकली एम्बेडेड इन द हार्डवेयर. यहां पे जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर में एम्बेडेड है, वो हार्डवेयर के साथ में ही है, उस सॉफ्टवेयर का कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है. दिस सॉफ्टवेयर इज जस्ट सपोर्ट टू द हार्डवेयर. और यहां पे दिल्ली का हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि इस पर्टिकुलर केस में जो भी पेमेंट किया अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा को, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द रॉयल्टी. ये रॉयल्टी नहीं है, और जब ये रॉयल्टी नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा उस पर टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा. दिस इज वन केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन. अब आप एक बार इसको रीड कर लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 24. नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 24 इज बेसिकली रिलेटेड टू द एनआरआई, बिकॉज मैं अब आपको 2-3 क्वेश्चन है जो एनआरआई से रिलेटेड है वो मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं. तो एनआरआई का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एनआरआई के प्रोविजन आपके सामने यहां पे बता देता हूं और फटाफट आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं एनआरआई का चैप्टर. सो एनआरआई का चैप्टर होता है जिसको अपन चैप्टर नंबर 12A बोलते हैं. और ये 12A चैप्टर है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन एनआरआई है, एनआरआई का मतलब क्या होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट के साथ वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए. एंड गाइस वो एनआरआई है, अगर उसने कोई फॉरेक्स असेट खरीदी, फॉरेक्स असेट में कौन कौन सी असेट आएगी पता है, या तो शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, बट इंडियन कंपनी में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर, ऑल सब आ जाएंगे. So first is the share of the Indian company, second is a deposit or debenture of the Indian public company. तो इंडियन पब्लिक कंपनी के साथ उसने डिपॉजिट किया, या फिर उसने डिबेंचर खरीदे, या फिर सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर एनी अदर असेट एज बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो कैन आई से दैट कि यहां फॉरेक्स असेट में आपको 3 असेट आएगी. वन इज द शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, एनी टाइप ऑफ इंडियन कंपनी. Second is a deposit or debenture with the Indian public company, and third is your basically central government security. Just you have to remember the 3 asset. One is the shares of Indian company, second is a debenture or deposit with the Indian public company, and third is the security of central government. And guys ये वाली अगर asset उसने foreign currency में खरीदी है, तो फॉरेन करेंसी में खरीदी है ना, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको 2 स्पेशल इनकम जो है उस पे स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा. अगर उसको इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब इंटरेस्ट या डिबेंचर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलता है, सो ऑन दैट इंटरेस्ट और डिविडेंड इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर 20%. एंड इसको ट्रांसफर करने पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स लगेगा, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024 से दिस टैक्स रेट विल बी द 12.5%. तो देखिए अगर आपका
फॉरेक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट इनकम आया, इंटरेस्ट या डिविडेंड, देन 20% टैक्स रेट, एंड गाइस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पे 10%, एंड 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर हुआ तो 12.5% का टैक्स रेट रहेगा। अदर इनकम जो भी रहेगी वो उसकी नॉर्मल स्लैब रेट से वगैरह टैक्सेबल होगी। गाइस ओनली दिस टू इनकम आर गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द स्पेशल रेट। वन मोर पॉइंट ध्यान रखना, ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड, इट मींस दिस इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। इसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और गाइस एक चीज ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम इफ देयर इज अ ट्रांसफर एक्सपेंसेस वो अलाउ हो जाएगा, as well as the cost of acquisition will be allowed। तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अलाउ हो जाएगा। बट यहां पे एक और चीज समझना, यहां पे फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 दैट सनी प्रोवाइजो कन्वर्जन वाला उसका बेनिफिट मिलेगा, बट सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 दैट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने एक फॉरेक्स एसेट ट्रांसफर की और ट्रांसफर की डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर आप कोई दूसरी फॉरेक्स एसेट एक्वायर कर लेते हो, ट्रांसफर की डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर आप दूसरी फॉरेक्स एसेट एक्वायर कर लेते हो, या फिर आप कोई सेविंग सर्टिफिकेट एक्वायर कर देते हो जो 10(4)(b) में दे रखा है, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, देन यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट जो नया फॉरेक्स एसेट करोगे उस पर लॉक इन पीरियड लग जाएगा 3 इयर्स का, 3 इयर्स तक उसको ट्रांसफर नहीं करना। अगर आपने 3 इयर्स में ट्रांसफर कर दिया तो जितने का एग्जेम्पशन पहले लिया था वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी एनआरआई है और एनआरआई के केस में ओनली दिस टू इनकम है, वन इज द एलटीसीसी एंड वन इज द इन्वेस्टमेंट इनकम, और अगर उसका टीडीएस कट चुका है तो उसको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझना, अगर वो एनआरआई था पहले नॉन रेजिडेंट था, अगर वो रेजिडेंट बन गया तो भी क्या इस प्रोविजन के साथ वो कंटिन्यू कर सकता है? आंसर इज यस। अगर वो रेजिडेंट बन गया तो भी इन्वेस्टमेंट इनकम है उस पर 20% की रेट से टैक्स भर सकता है जब तक कि उसके पास फॉरेक्स एसेट है। एक और चीज समझना, ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहते हैं ये प्रोविजन को फॉलो करना तो आप प्रोविजन को फॉलो करें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप नहीं लेते ये प्रोविजन को और आपको डिविडेंड इनकम हो जाता है, जैसे मान लो डिविडेंड इनकम होता है फॉर एन एग्जांपल आपको इंडियन कंपनी से, तो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115A, एंड वहां पे भी टैक्स रेट क्या है? 20%। तो अगर डिविडेंड इनकम होता है तो वहां पे भी 115A में टैक्सेबल हो जाएगा, एंड दैट विल बी टैक्सेबल एज पर 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका ये टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा। बट अगर मान लो आप ये प्रोविजन नहीं भी लेते तो नॉर्मल रेट भी आजकल तो वही रहेगा करके, ठीक है। नॉर्मल केस में भी अभी आपको 12.5% की रेट से ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझना आप लोग, जिस पे आपको ध्यान देना है कि गाइज अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा था, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी का, एंड गाइस यहां पे इंडियन कंपनी का शेयर बेचा, आप ये प्रोविजन ले रहे हैं, और अगर 112A लग जाता है तो 112A वाले के केस में क्या अपने को 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा अगेंस्ट दिस कैपिटल गेन? राइट आंसर इज नो। गाइस यहां पे स्पेशल रेट है अंडर सेक्शन 115E, एंड इफ इट इज टैक्सेबल एज पर द 115E एट द रेट 10% और 12.5% विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024, देन आपको 1,25,000 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट 1,25,000 वाला बेनिफिट इज गिवन अंडर सेक्शन 112A। तो यहां 112A नहीं लग रहा ना, यहां तो स्पेशल टैक्स रेट क्या है? 115E के हिसाब से जा रहे हैं, तो 115E के हिसाब से जा रहे हैं, तो यहां पे आपको वो इन एक्सेस ऑफ 1,25,000, तो 1,25,000 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द 10% और 12.5% विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024। नाउ जस्ट चेक द क्वेश्चन नंबर 24। सो यहां पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, मिस्टर अजय अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, सो ही इज अ एनआरआई, हैज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। आपको लास्ट में क्या दे रखा है? पहले अपन लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि व्हाट दे आर आस्किंग हियर। Compute the tax payable by the Ajay for the assessment year 25-26 if he opt for the provision of chapter 12A. So he is opting this special provision for the NRI. Assume assessee opted out from the section 115 BAC. Now guys, first is the income from house property located in India 1,80,000. So this is the other income. So other income will be taxable as per the slab rate. तो यहाँ पे वो 115 BAC नहीं ले रहा है, तो it will be taxable as per the slab rate. Means 2,50,000 there is no tax. 250 to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh and all, that will be the slab rate. Now dividend from the Indian company, but this is purchased in the Indian rupees. So guys, dividend from the shares of Indian company, but guys here he has purchased this particular shares in Indian rupees. So this is not a forex asset.
अगर फॉरेक्स एसेट होता तो यहाँ फॉरेन करेंसी में खरीदता ना. ही हैज परचेज इन द लाइक इंडियन रुपीज. सो गाइस दिस डिविडेंड ऑफ 10,000 इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द स्पेशल प्रोविजन अंडर चैप्टर 12A. ये 12A के हिसाब से नहीं जाएगा. बट गाइस दिस 10,000 ऑफ डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115A ना. एंड 115A में टैक्स रेट क्या है 20%. सो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 115A एंड 115A का टैक्स रेट इज 20%. आफ्टर दैट interest on debenture of the Indian company, this is the subscriber in the foreign currency, convertible foreign currency. So I can say that this is the forex asset. So guys, in case of the forex asset, ये तुमने forex asset है तो forex asset पे interest on debenture है तो यहाँ पे guys this 1 lakh is going to be taxable under section 115E at the rate 20%. But this expenditure is not allowed. This expenditure is not allowed. So this total 1 lakh is going to be taxable as per the 20% under section 115E. 115E, this tax rate 115E. So it is going to be taxable as per section 115E. That investment income is of this investment income is tax rate is a 20%. Okay. Now next part is long-term capital gain on the sale of debentures subscribed in the US dollar only in the 4-5. So here the cost of acquisition is the 4 lakh. Now transfer in the current year, that is the 6 lakh. So your capital gain amount is 2 lakh, but there is a commission to the broker. So this is the transfer expenses. Is transfer expenses will be allowed? Answer is yes. So guys, this 6,000 is going to be allowed and it is transferred on the 10th December 2024. So 10th December 24 means there is a new tax rate. So here guys, this 1,94,000 is going to be taxable under section 115A, 115E at the rate 12.5%. At the rate 12.5%. So if you see the solution, it is taxable 12.5%. It is taxable as per 20%. Now this dividend from Indian company is taxable at the rate 20%, but due to section 115A and other income, this is less than basic exemption. So there is no need to pay the tax on other income. You got my point or not? Yes. This is the question number 24. After that, guys, in the question number 25 में ये जो नोट दे रखा है, प्लीज कट दिस नोट. इन द क्वेश्चन नंबर 25 ये जो नोट दे रखा है इस नोट को आप कट कर दीजिए. इन द क्वेश्चन नंबर 25 ये जो नोट दे रखा है इस नोट को प्लीज आप कट कर दीजिए इन द क्वेश्चन नंबर 25. Now check the question number 26. This is also related to the NRI. Now what question number 26 says? 26 says that the following data is furnished by the Sumed, a non-resident and person of Indian origin. So he is the NRI. Now what they are asking, compute the balance tax payable or refund due to the assessment at 2025-26 in accordance with the special provision applicable for non-resident. Assume assessee opted out of section 115 BAC. Okay guys, one more point, always remember there is a difference between two words. One is the calculate tax liability, and one is the calculate tax payable or refundable. So there is a difference between tax liability and tax payable. If they ask about the tax liability na, then obviously you have to calculate the tax, add the surcharge, add the health and education cess. Means tax calculate करना है, उसमें surcharge को add करना है, health and education cess को add करना है, आपकी tax liability आ जाएगी. बट ध्यान रखना, अगर आपको टैक्स पेबल पूछा है ना, तो टैक्स पेबल कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू रिड्यूस द टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स. तो जो भी आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है वो अगर आप लेस कर दोगे उसके बाद जो बचेगा ना, दिस इज कॉल्ड योर टैक्स पेबल. तो यू हैव टू रिमेंबर इन एग्जामिनेशन कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है. अगर टैक्स लाइबिलिटी पूछा है तो आप एक काम करिए, जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो आप कैलकुलेट कर दीजिए इंक्लूडिंग सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. बट अगर टैक्स पेबल पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है वो आपको लेस करना पड़ेगा. चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द फॉरेक्स असेट. So guys, here it is a long-term capital gain, and this long-term capital gain is on transfer of the forex asset. So this long-term capital gain will be taxable and transfer on the 21st July 2024. So can I say that it is transferred before 23rd of July 2024? So tax rate will be the 10%. Tax rate will be the 10%. Now expenditure wholly and exclusively incurred in connection with the such transfer, and that is not considered above. So can I say that this transfer expenses will be allowed? Answer is yes, transfer expenses will be allowed. And guys, there is a net capital gain of the 5,70,000. And this 5,70,000 is going to be taxable as per 10% tax rate. Now, interest on the deposit held with the private limited company. Hey guys, here NRI, that tax rate is applicable or not? Answer is no. Because in the NRI, you know that forex asset means
आइदर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का शेयर हो, भले पब्लिक या प्राइवेट, एंड डिबेंचर और डिपॉजिट किसका होना चाहिए, इंडियन पब्लिक कंपनी का। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे दूसरे में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो दिस इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 115E। ये 115E के हिसाब से टैक्सेबल नहीं होगा, इफ ये फिर आपके नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। Now, interest on government security and interest on deposit with the public limited company. So, guys, this income is going to be taxable as per section 115E and 20% is the tax rate. इस पे 20% का आपका टैक्स रेट रहेगा। आगे देखिए क्या दे रखा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट रेफर्ड इन द section 10(4)(b on 30th March 2025. Now, guys, अगर आप फॉरेक्स एसेट बेचते हैं एंड दूसरा फॉरेक्स एसेट आप खरीदते हैं विद इन द पीरियड ऑफ द 6 मंथ, देन यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 115F करके 115F का आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। लेकिन गाइज यहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा बिकॉज यू हैव एक्वायर्ड द अनदर असेट विद इन द आफ्टर द पीरियड ऑफ द 6 मंथ, क्योंकि आपने जो ट्रांसफर किया है वो 21 जुलाई 2024 को किया है। तो आप अगर काउंट करेंगे जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, सो कैन आई से दैट 20th Jan 2025 will be the date, and it is acquired after 20th Jan 2025, and as well as he invested in the shares of Indian Public Limited Company on the 31st December 2025. So this is also after the 6 months. So can I say that यहाँ पे आपको जो ये exemption मिलता है 115F का, वो exemption आपको नहीं मिलेगा। 115 का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, और जो भी आपका कैपिटल गेन है 5,70,000 दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। सो इफ यू चेक द सॉल्यूशन 5,70,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। आफ्टर दैट गाइस यहां पे जो ये इन्वेस्टमेंट इनकम है 115E के हिसाब से टैक्सेबल होगा, दैट इज 355, एंड इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट विल बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट। सो हियर इन्वेस्टमेंट इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एज पर 10%, एंड अदर interest on the debenture that is going to be taxable as per the slab rate. Slab rate means whatever tax rate applicable for the individual. But guys ध्यान रखना, यहाँ पे अगर dividend from Indian company होता ना तो वहां पे 115A लग जाती, और 115A का tax rate है वो 20% होता है on the dividend. You got my point or not? Yes, done. So this is the question number 26. Now let's start with the question number 27. Guys, question number 27 is very interesting. क्वेश्चन नंबर 27 है वो 115A से रिलेटेड है। अब एक बात समझना, सेक्शन 115A जो है ना, 115A आपके स्पेशल रेट्स की बात करता है। पहली चीज तो आपके बुक में जो 115A कॉम्पैक्ट में दे रखा है ना, उसमें ये सी पार्ट है, इसको काट दो। सी पार्ट जो दे रखा है उसको काट लो, बिकॉज दिस इज नॉट एप्लीकेबल नाउ। नाउ 115A क्या बोलती है पता है, कि अगर आपको रॉयल्टी एफटीएस से इनकम होता है, कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है उसको रॉयल्टी एफटीएस से इनकम होता है, सो हाउ रॉयल्टी एफटीएस इज टैक्सेबल, देयर आर टू पार्ट। अगर वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, अगर इंडिया में पी है तो क्या होगा पता है, रॉयल्टी एफटीएस के लिए इंडिया में जो पी है वो पी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, और वो इंडिया में पी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी पी के एक्सपेंडिचर है वो आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में गाइस जो भी रॉयल्टी एफटीएस है वो रॉयल्टी एफटीएस का अमाउंट आ जाएगा। एंड गाइस जो आपका क्रेडिट में जो इनकम रहेगा रॉयल्टी एफटीएस माइनस ऑल द एक्सपेंडिचर, जो भी रिमेनिंग इनकम होगा, दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट, एंड दिस नेट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट। Normal tax rate means if it is a foreign company then it is going to be taxable as per 35%, and guys if it is an individual like non-resident is an individual then it is going to be taxable as per the slab rate of the individual. Means in simple word that non-resident foreign company, that royalty FTS income, that net profit is going to be taxable as per normal tax rate if that non-resident foreign company is having a permanent establishment in India. But guys यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब P&L डेबिट में जो आप खर्चे डालते हैं ना उसमें दो खर्चे आपके अलाउ नहीं होंगे। एक तो अगर आपने अपने किसी दूसरी पी को या हेड ऑफिस को कोई भी खर्चा दिया है दैट विल नॉट बी अलाउड, और दूसरा अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो नॉट होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन पी, वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। एक और चीज समझना, मैंने बोला कि अगर आप दूसरे पी या अपने हेड ऑफिस को कोई एक्सपेंडिचर देते हो दैट विल नॉट बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, बट सपोज इफ इट इज अ रीएम्बर्समेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, if it is a reimbursement of the actual expenditure then that will be allowed, वो आपका अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर इंडिया में पी नहीं है then royalty FTS will be taxable as per the 20% tax rate under section 115A।
तो अगर इंडिया में पी नहीं है देन रॉयल्टी एफटीएस विल बी टैक्सेबल एज पर 20%। बट गाइज अगर मान लो यहाँ पे डीटीडब्ल्यूए का रेट लोअर है तो यहाँ पे लोअर वाला डीटीडब्ल्यूए का रेट और आपका इनकम टैक्स का रेट 20%, विच एवर इज लोअर रहेगा उससे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक और चीज समझना, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो इनकम होती है वो इनकम इंडिया से हो रही है या तो रॉयल्टी एफटीएस का इनकम, ये रॉयल्टी एफटीएस का इनकम है, या फिर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड का इनकम है और इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115A। 115A में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का इनकम है या फिर डिविडेंड का इनकम है या रॉयल्टी एफटीएस का इनकम है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर टीडीएस कट चुका है तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पे, देखिए क्या दे रखा है। लॉर्ड्स आईएनसी इज अ ब्रिटिश कंपनी अर्न in previous year 24-25 income by way of fees for technical service of 3.2 crore from the Yamuna Limited Indian company in pursuance of agreement between Yamuna Limited and Lords INC entered into the year 2012, which is approved by the central government. Expenses incurred for earning such income is a 28 lakh. Examine the taxability of above sum in hands of Lords INC as per the provision of the Income Tax Act 1961 and requirement if any to file the return of income assuming that Lords INC does not have any permanent establishment in India। तो गाइज यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया में नहीं है तो गाइज जो भी यहाँ पे आपको जो रॉयल्टी एफटीएस का इनकम मिला है 3.2 करोड़, दिस 3.2 करोड़ इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर 20% अंडर सेक्शन 115A। बट गाइज 115A में जब इनकम टैक्सेबल होती है तो उसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा इसका मतलब ये ग्रॉस इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो व्हाटएवर ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगा 3.2 करोड़ का। दिस 28 लाख का खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, 20% की रेट से 3.2 करोड़ है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और गाइज यहां पे अगर टीडीएस कट चुका है तो देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न टू द लॉर्ड्स आईएनसी को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट क्या बोलता है। Lords INC has a permanent establishment in India and the contract agreement with the Yamuna Limited for rendering the technical service is effectively connected with such PE in India। अगर पीई है तो पीई का पीएनडल बनाइए, क्रेडिट साइड में रॉयल्टी एफटीएस का इनकम ले लीजिए, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर ले लीजिए, जो भी आपका नेट प्रॉफिट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर 35% बिकॉज दिस इज द फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 35% होता है। देखिए क्या दे रखा है। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 24-25। नाउ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम यमुना लिमिटेड, दिस इज क्रेडिटेड टू द पीएनडल अकाउंट। Now expenditure incurred for earning such income is 20 lakh. Is it will be debited? Answer is yes, it will be debited to the P&L debit side. Now fees for technical service received from other Indian company pursuant to the approved agreement entered between 2006 to 10, it is also credited to the P&L account. Now expenditure incurred for earning such income, so it will be debited to the P&L account. Now expenditure not wholly and exclusively for the business of such PE and that is not included in 2 and 4. So guys it is going to be ignored because any expenditure जो Indian PE के लिए wholly and exclusively नहीं है वो P&L के डेबिट में नहीं आएगा। And amount paid by PE to the HO and it is not the nature of the reimbursement of the actual expenditure, तो ये expenditure को भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ये भी नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, 3.2 करोड़ है इसको आप लीजिए, 2 करोड़ को लीजिए, -28 लाख -21 लाख जो भी बचेगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर 35% इज द टैक्स रेट और उसको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। आंसर इज यस, फिर उसको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द योर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 30 और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला हुआ है। ऑल पीपल पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन नंबर आप 30 पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है। Cherry Limited is a non-resident German company, so I can say that this company is a foreign company, German company. Has the following income during the previous year ended 31st March 2025. Dividend income of 12,50,000 from XY, Indian company listed in the recognized stock exchange. एक बात समझना, अगर इंडियन कंपनी से कोई भी डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा। तो मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि डिविडेंड अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिला तो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 20% अंडर सेक्शन 115A। So there is a tax rate given at 20% under section 115A, तो वो 115A के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको 115A देखना है तो 115A में देखिए यहां पे मैंने दे रखा है दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट फॉरेन रिसीव्ड बाय द नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी 20% टैक्सेबल। बट अगर आईएफएससी में कोई यूनिट लोकेटेड है उससे मिलता है देन इट इज टैक्सेबल एज पर 10%, और यूटीआई म्यूचुअल फंड से इनकम मिलता है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एज पर 10%। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ 8% debenture of 20 lakh received from X Limited, an Indian company, on 1st October 2024 in consideration of providing technical know-how. Date of payment of interest being 31st every year. So guys, यहां पे क्या हुआ पता है तुमको, यहां पे आपको डिबेंचर रिसीव हुआ
और आपने डिबेंचर रिसीव हुआ है वो 20 लाख का रिसीव हुआ है, और वो क्यों रिसीव हुआ, क्योंकि आपने टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की। तो गाइस एक बात बताओ, टेक्निकल सर्विस आपने प्रोवाइड की, उसके एक्सचेंज में आपको 20 लाख का डिबेंचर मिला, तो मैं बताऊं यहां पे आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है ना गाइस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, दिस 20 लाख इज अ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कैसे टैक्सेबल होगी, तो मैंने आपको बोला रॉयल्टी एफटीएस है, वो टैक्सेबल कैसे होती है, अगर मान लो यहां इंडिया में पीई नहीं है एंड गवर्नमेंट के साथ में जिसमें अग्रीमेंट को अप्रूव किया है। बिकॉज आप एक चीज समझना, यहां पे रॉयल्टी एफटीएस है वो टैक्सेबल कैसे होता है, रॉयल्टी एफटीएस टैक्सेबल होता है 20% की रेट से, बट यहां पे कंडीशन है कि रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ द अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, या फिर रिसीव्ड फ्रॉम द इंडियन कंसर्न एज पर द अग्रीमेंट मेड बाय नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी विद द इंडियन कंसर्न एंड अग्रीमेंट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक बात बताना, यहां पे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के केस में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दिस अग्रीमेंट अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड। इफ दिस अग्रीमेंट इज अप्रूव्ड, तो इस पर्टिकुलर केस में ये रॉयल्टी एफटीएस ऑफ 20 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर 20% अंडर सेक्शन 115A, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट। सो गाइस यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको अनअप्रूव्ड मान सकता हूं, और अनअप्रूव्ड अगर मैं मानूंगा देन इट विल बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट। और नॉर्मल टैक्स रेट फॉरेन कंपनी के केस में क्या रहता है 35%, सो 35% की रेट से टैक्सेबल होगा। एंड एक चीज समझना, ये जो डिबेंचर है ना, इस डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 को इशू हुआ, तो 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, दैट्स डिवाइड बाय 2, तो आपको 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा एंड दिस 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल एज पर द, ये जो टैक्सेबल होगा वो कैसे होगा, 20% से टैक्सेबल होगा। वाई 20% से टैक्सेबल होगा, एक बात समझना, यहां पे अगर मान लो उन्होंने कोई फॉरेन करेंसी लोन दिया होता है, तो क्या होता है, अगर मान लो कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट अगर फॉरेन करेंसी लोन पे है और फॉरेन करेंसी लोन दिया, तो उसके केस में 20% की रेट से टैक्सेबल होता है। बट यहां पे फॉरेन करेंसी लोन थोड़ी है, यहां पे तो क्या है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और डिबेंचर जो इशू हुआ था वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के एक्सचेंज में हुआ था। इन दिस पर्टिकुलर केस गाइस, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल एज पर द 35% जो नॉर्मल टैक्स रेट है फॉरेन कंपनी का। उसके बाद dividend received of 5,50,000 on the GDR of the Y Limited and Indian company issued under the scheme of central government against the initial issue of shares of the company and purchased by the Cherry Limited in the foreign currency through the approved intermediary. Guys एक बात समझना, एक सेक्शन हुआ करती है, that section is 115AC, और 115AC क्या बोलती है कि अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट ने या तो इंडियन कंपनी का कोई भी स्पेसिफाइड बॉन्ड खरीदा था, स्पेसिफाइड बॉन्ड का मतलब होता है FCCB, FCCB का मतलब होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, या फिर उसने इंडियन कंपनी का GDR खरीदा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड गाइस वो फॉरेन करेंसी में खरीदा, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है ना, उस पे जो भी अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ दैट इज टैक्सेबल एज पर 10%, एंड गाइस अगर उस पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद में हुआ, तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा आपका 12.5% इंस्टेड ऑफ द 10%। बट उसपे जो इंटरेस्ट इनकम होती है, जो डिविडेंड इनकम होती है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एज पर द 10%, और वो कहां पे दे रखा है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 115AC। तो आप अगर देखोगे यहां पे मैंने 115AC जो सेक्शन है, 115AC में मैंने ये बताया हुआ है कि 115AC में जो LTCG होता है या इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम द बॉन्ड्स और GDR, देन इट इज टैक्सेबल 10% है LTCG, बट 12.5% विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024, एंड इंटरेस्ट डिविडेंड के केस में टैक्सेबल हो जाएगा एज पर द 10%। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में एक चीज समझना, चलिए तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि दिस डिविडेंड इनकम ऑन द GDR इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115AC एट द रेट 10%, तो ये 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा 5,50,000। आगे देखिए क्या दे रखा है, बिजनेस इनकम ऑफ 8 लाख फ्रॉम द यूनिट एस्टेब्लिश इन द मुंबई। सो बिजनेस इनकम है 8 लाख रुपीस का, दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट ऑफ द 35%। तो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट है वो 35% है, तो 8 लाख इज टैक्सेबल इज एट पर 35%। नाउ नेक्स्ट पार्ट, income by way of royalty other than referred under section 44DA amounts to 10 lakh received from the Z Limited and Indian company in pursuance of agreement approved by the central government, and as per DTAA between the two countries such dividend such royalty is taxable as per 22%. So guys यहाँ पे क्या हुआ, रॉयल्टी मिला है और यहाँ पे अग्रीमेंट है और अग्रीमेंट अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, तो ये रॉयल्टी, और उनका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है, 44DA में कवर नहीं होता, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस रॉयल्टी इज टैक्सेबल एज पर सेक्शन 115A एट द रेट 20%। ये 20% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा और 20% से टैक्सेबल होगा। लेकिन एक और चीज समझना, यहां रॉयल्टी रिसीव्ड दे रखा है,
सो जब भी अगर आपको रॉयल्टी रिसीव्ड दे रखा है ना, तो इसका मतलब आपको ये मानने का, रिसीव्ड या क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट दे रखा है, तो आपको ये मानने का कि ये भैया नेट ऑफ टीडीएस है। अगर उस पर टीडीएस कटना है तो टीडीएस कटा हुआ है, तो नेट ऑफ टीडीएस है, तो आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, रॉयल्टी के केस में आपका टैक्स रेट कितना है, 20% है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा, तो 20% प्लस 4% इट्स कम्स टू द 20.8%। सो 20.8% का आपका टैक्स रेट है। अब एक बात समझना, आपको यहां पे जो मिला है वो कितना मिला है, 10 लाख रुपीज मिला है। और 10 लाख जो मिला है वो, एक बात बताइए, मैं आपको ऐसा बोलूं 79.2% के लिए है, तो 79.2% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होगा? तो आप एक काम करिए, 10 लाख रुपीज रॉयल्टी रिसिप्ट डिवाइड बाय 79.2%, सो इट्स कम्स टू द 12,62,626 है। इतना आपका रॉयल्टी का इनकम हो जाएगा, और उस पर टैक्स रेट है वो 20% का टैक्स रेट रहेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, सो 20.8% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है 31 करके, और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है दैट इज द मेसर्स ब्लैक एंड ब्राउन ऐसे बी करके कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स। सो कंट्री एक्स में ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, ऐसा बोल दो, दिस इज द फॉरेन कंपनी। सो फॉरेन कंपनी है। अपॉइंटेड मिस्टर लाल सिंह एज अ एजेंट इन इंडिया, सो दे हैव अपॉइंटेड अ एजेंट इन इंडिया। लाल सिंह हैबिचुअली मेंटेन द स्टॉक इन इंडिया and merchandise and regularly deliver the same on behalf of the various non-resident entity including BNB. Now BNB does not have a permanent establishment or fixed place of profession in India, and also there is no DTAA between India and country X. Hey guys, ये जो क्वेश्चन है ना, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तो इंडिया में नहीं है। ये क्वेश्चन बिजनेस कनेक्शन के बेसिस पे है। अब एक बात समझो, जो बिजनेस कनेक्शन है वो बिजनेस कनेक्शन वाली सेक्शन 9(1) है, और 9(1) में हमने क्या बोला हुआ है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, वो क्या करती है, इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट करती है, एंड दैट पर्सन इज हैबिचुअली कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, या फिर हैबिचुअली क्या करता है, उसका गुड से वो डिलीवर करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉन रेजिडेंट, या फिर वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे क्या करता है पता है, इंडिया में मेनली एंड होनली ऑर्डर सिक्योर करता है फॉर द पर्पस ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि नॉन रेजिडेंट का इंडिया से इनकम होगा, वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे गाइस एक बात बताओ, यहां पे जो लाल सिंह है वो क्या कर रहा है कि लाल सिंह जो है वो क्या कर रहा है, लाल सिंह ही नाम है बंदे का, या सो लाल सिंह है वो एजेंट एंड ही हैबिचुअली डिलीवर द गुड्स एंड अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तो मैं बता दूं, ये ब्लैक एंड ब्राउन ऐसे बीएनबी जो कंपनी है, इस बीएनबी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो गया, और बिजनेस कनेक्शन की वजह से जो इनकम होगा, दैट इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन इंडिया, और बीएनबी को इस पे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। देखिए क्या दे रखा है, BNB earned the following income during the financial year 24-25. Income from delivery of the goods by Lal Singh of 2 crore. So guys, this 2 crore is taxable in India. Answer is yes. And BNB is a foreign company. तो foreign company के लिए यहाँ पे tax rate है वो 35% रहता है. तो foreign company will pay the tax at the rate 35% की rate से tax हो जाएगा 2 crore. After that, fees for technical service of 55 lakh. After deducting 6 lakh spent on earning such income, and agreement of FTS is approved by the government. अब एक बात बताओ, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर यहां पे रॉयल्टी एफटीएस से पैसा मिलता है, तो रॉयल्टी एफटीएस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115A, एंड 115A टैक्स रेट इज 20%. बट गाइस, अंडर सेक्शन 115A टैक्स रेट इज 20%, बट इट विल बी अ ग्रॉस टैक्सेबिलिटी. ग्रॉस टैक्सेबिलिटी मींस यहां पे 55 लाख दे रखा है एंड 6 लाख स्पेंड किया था. तो मैं बताऊं यहां पे आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 55 प्लस 6 लाख इज टोटल 61 लाख, एंड 61 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द 20%. 20% इज टैक्स रेट, और आपका 61 लाख है वो टैक्सेबल हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है देखिए, long term capital gain from sale of the unlisted debenture of the White Limited, an Indian company subscribed in the foreign currency 14 lakh है, और ट्रांसफर took place on the 10th December 2024. तो गाइस, इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, अनलिस्टेड डिबेंचर उसने ट्रांसफर किया, और अनलिस्टेड डिबेंचर ट्रांसफर किया, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 14 लाख का जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ द व्हाइट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी के जो अनलिस्टेड डिबेंचर थे वो ट्रांसफर किए, और उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और 10 दिसंबर 2024 को ट्रांसफर किया, तो न्यू टैक्स रेट लगेगा. अब एक बात समझना, न्यू टैक्स रेट क्या है. यहां पे अगर मैं बात करूं सेक्शन 112 की, और 112 क्या बोलती है कि अगर एक बात बताओ, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, आपको अगर याद रहेगा, वो अनलिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं तो पहले उस पर टैक्स लगता था 10% की रेट से. अनलिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं तो पहले टैक्स लगता था 10% की रेट से, बट अब टैक्स लगता है 12.5% की रेट से. सो गाइस, दिस 14 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 ओनली एट द रेट 12.5%. तो 12.5% की रेट से टैक्स लग जाएगा. सो हियर टैक्स रेट इज अ 12.5%. उसके बाद
BNB paid sum equal to 50 lakh as per the country X in respect of above mentioned income earned from the India. अब इंडिया से जो इनकम अर्न किया उस पे उन्होंने भाई जो टैक्स है वो फॉरेन में पे किया है, तो फॉरेन में जो टैक्स है वो पे किया है, तो फॉरेन में टैक्स पे किया है। तो बेटा यहां पे एक बात बताओ, यहां पे एक चीज समझना, यहां DTAA में अगर मान लो DTAA है या DTAA नहीं है, तो उसका क्रेडिट जो है वो क्रेडिट कब मिलता है, रेजिडेंट पर्सन को मिलता है। तो इंडिया का अगर रेजिडेंट पर्सन होता तो क्या होता, सेक्शन 91 में रिबेट मिल जाती है। इंडिया का रेजिडेंट पर्सन नहीं है तो यहां पे सेक्शन 91 का रिबेट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो एक बात समझना, यहां पे DTAA नहीं है एज वेल एज द यहां पे बेटा वो रेजिडेंट नहीं है ना। अगर DTAA नहीं है तो उसको रेजिडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 91 का जो रिबेट है वो तभी मिलता है जब आप इंडिया के रेजिडेंट होते हैं। अब आप एक काम करिए, फटाफट इसका आंसर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में डायरेक्टली आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। अब गाइस एक चीज समझना, क्वेश्चन नंबर 33 समझाने से पहले मैं आपको एक सेक्शन बता दूं, 115AD। 115AD इज रिलेटेड टू द FII। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आजकल भैया शेयर मार्केट में FII का बड़ा सा आप देख रहे हो, शेयर मार्केट नीचे चला जाता है, जब FII बेचने आते हैं, FII खरीदने आते हैं तो वापस शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है करके, ठीक है। और जब ऊपर जाता है तो अपने को फोमो होता है, अरे भाई शेयर मार्केट ऊपर चला गया, अपन ने कुछ खरीदा ही नहीं। अब एक बात समझना, FII को एक सेक्शन है 115AD और इसको आपको रट्टा मारना है, इसको आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस सेक्शन। ये सेक्शन क्या बोलती है पता है, कि FII को अगर इंडिया में सिक्योरिटी से कोई इनकम होता है तो आपको जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट टैक्स रेट इज 10%, 20% एंड 30%। तो FII को सिक्योरिटी से इनकम होता है, देन टैक्स रेट इज 10%, 20% एंड 30%। 10, 20, 30, 10, 20, 30 कैसे याद रखोगे? 10% इज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 20% इज फॉर द इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब होता है सिक्योरिटी पे डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट मिलता है तो 20%, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 30%। तो 10%, 20%, 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इज 20%, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 30%। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, then guys the tax rate is the 10% in excess of 1,25,000 if it is transferred before 23rd of July 2024, and if it is transferred on or after 23rd July 2024, then here guys tax rate is at 12.5%. So 10% or 12.5% is a tax rate, and guys 10% or 12.5% is a tax rate, and this tax rate is applicable. This tax rate is basically applicable in excess of 1,25,000 in case of long term capital gain. अब एक बात समझना, सर FII के केस में वो 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा जो सेक्शन 112A में दे रखा है? आंसर इज यस, यहां पे स्पेसिफिकली दे रखा है। देखो अदर कोई भी सेक्शन में ऐसा नहीं मिलेगा। अदर सेक्शन में अगर स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो वो 1,25,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट यहां पे आपको 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा अगर 112A से टैक्सेबल होता है तो। अब एक बात समझना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एज पर 30%, बट गाइस अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला है, then guys 111A short term capital gain is going to be taxable as per the 15% or 20%. If it is transferred before 23rd July 2024 then 15%, on or after 23rd July 2024 then 20%. अब एक और चीज समझना guys, ये सेक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 112A वाला कवर नहीं होता तो बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर 10% ओनली। It is going to be taxable as per the 10% only. It is going to be taxable as per the 10% only. Guys, यहाँ पे 12.5% tax rate नहीं है with effect from 23rd July 2024. There is no 12.5%. There is a mistake in the law. There is a mistake in the law, and mistake law में है because it is rectified by the Finance Act 2025 से उन्होंने rectify कर दिया है। But guys, आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, long term capital gain on the security if it is not covered in 112A then it is taxable as per 10% only. For the whole year it is a 10%. If it is a 112A वाला long term capital gain then 10% or 12.5% in excess of 1,25,000. Short term capital gain 111A then 15% or 20%. Other short term capital gain is taxable as per the 30%. Guys, if you remember then we have given you the one corrigendum also. If you remember then we have given you one corrigendum, and इस corrigendum अगर आप देखोगे where this corrigendum is given, this corrigendum is given on the our वेबसाइट bhavarborana.com। आप फ्री रिसोर्सेज में जाइए और CA फाइनल पे जाइए, आपको ये कॉरिजेंडम मिल जाएगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, यहां पे आप देखोगे तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ FII इट इज टैक्सेबल एज पर 10%।
12.5% if asset transfer on or after 23rd July 2024 and 112A is applied, then only 12.5%, otherwise it is a 10%. Short term capital gain is taxable as per 30%. Like interest and dividend in case of FII taxable as per 20%, and guys short term capital gain 111 taxable at the rate 15%, but 20% if asset is transferred on or after 23rd July 2024. And guys one more point here, in case of LTCG 1128 tax is 10% or 12.5% if the income is more than 1,25,000 and in excess of 1,25,000. other LTCG is always taxable as per the 10%. and guys एक बात बताऊं, क्वेश्चन बनाते टाइम भी थोड़ा गलती हुआ था, और अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा, मैंने इसको रेक्टिफाई करके डाला है। तो आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 34 था, तो 34 जब आप देखेंगे, 33 आप देखेंगे, तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा करेक्शन था। वो करेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, उसमें अगर आप करेक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहां से। चलिए मैं एक काम करता हूं, दोनों ही क्वेश्चन सेम सेम है, मैं आपको 34 करा देता हूं करके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। देयर इज वन कंपनी, that is the Neptune Inc., a notified foreign institutional investor. So this company is a FII, basically this is the FII, foreign company FII, derived the following income for the financial year 24-25. Now guys, interest received on investment in the rupee denominated bonds of the ABC Limited, an Indian company. Investment was made in the financial year 1920, 8,50,000. So guys एक बात समझना, इनको RDB रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है वो इन्होंने खरीदा होगा, उस पे इंटरेस्ट मेरा 8,50,000 का। गाइज लास्ट ईयर तक क्या होता था पता है, दिस रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का उनका जो इंटरेस्ट होता था, दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एज पर द, ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता था 115A में एट द रेट 5%। बट अभी भैया 115A में वो हट गया है, बिकॉज दैट वाज ओनली टिल द 30th June 2023, सो दैट इज ऑलरेडी रिमूव। सो नाउ गाइज दिस इज द इन्वेस्टमेंट इनकम, बिकॉज अपन ने क्या बोला कि जो FII है, FII के केस में 3 रेट टैक्सेबल होगा, 10%, 20%, 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, इन्वेस्टमेंट इनकम 20% एंड गाइस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30%, सब्जेक्ट टू 112A एंड 111A करके, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, इन्वेस्टमेंट इनकम 20% एंड गाइस बाकी जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इट इज 30%। बट गाइस यहां पे ग्रॉस रेट से इनकम टैक्सेबल होता है, उसके सामने कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, दिस इन्वेस्टमेंट इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर 20%। सो हियर 20% टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115AD। नाउ नेक्स्ट पार्ट, interest on the security pay interest, it is also investment income. Expenditure 26,000 has been incurred to earn such income. This expenditure is not allowed. This is taxable at the rate 20% under section 115AD for the FII. Now next part, income from the sale of the security and the shares. Now guys, bonds of the Jupiter Limited. Now this bonds of the Jupiter Limited acquired in 2021 May and sold in the March 2025. So here period of holding is more than 2 years. So this is the long term. Now guys, sale proceed is the 47 lakh and cost of acquisition is 32 lakh. And यहाँ पे security पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो गाइस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना, दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द 10% रेट। Even it is transfer on the 7th March 2025, then also it is the 10%. It is not as per 12.5%. It is a 10% because there is a mistake in the law. 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। So whatever long term capital gain that is taxable as per 10% under section 115AD। उसके बाद listed shares of the Earth Limited 2nd May 2024 को खरीदा था and 9 Feb 2025 को बेच दिया। तो गाइस यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ एंड इट इज अ लिस्टेड शेयर। तो लिस्टेड शेयर है एंड STT पे किया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 111A में, एंड 111A में टैक्स लग जाएगा एट द रेट 15% और 20%। इट इज सोल्ड ऑन द 9 Feb 2025, सो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द 20% का टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ द मार्स लिमिटेड, अनलिस्टेड शेयर है मार्स लिमिटेड का। Sale consideration is 8,40,000 and purchase is 3,72,000. It was purchased on the 1st July 2024 and it is sold on the 7th March 2025. So guys, here also it is the short term capital gain, but it is not a 111A. So this short term capital gain is going to be taxable as per the 30%. तो आप अगर आंसर को देखेंगे ना, तो आंसर में आपको दे रखा है कि रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से जो इनकम हुआ एंड इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी, दिस 25,82,000 is going to be taxable as per 20%. It is an investment income. Long term capital gain on the security, it is taxable. 15 lakh is taxable as per the 10% only, not 12.5%, 10% only.
And guys, short-term capital gain 111A, this 4,60,000, it is going to be taxable as per the 20% under section 111A, and other short-term capital gain is going to be taxable as per the 30%. You got my point or not? Yes. So guys, 33 and question number 34, जो question number 33 है and question number 34 है, this both are similar question for the FII. And guys, instead of the FII, अगर यहाँ पे आपका स्पेसिफाइड फंड होता, स्पेसिफाइड फंड किसको बोलते हैं? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 वाला, जो कि आईएफएससी में लोकेटेड है और उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट है। तो एफआईआई जो है उसके साथ में अगर मान लो स्पेसिफाइड फंड होता तो उसके केस में 10-20-30 नहीं होता, उसमें होता है 10-10-30, मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट इनकम इज ऑल्सो 10%, एंड गाइस जो भी तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा दैट इज द 30%, बट सब्जेक्ट टू द 112A एंड 111A करके। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। प्लीज आप करेक्शन कर लीजिएगा। आपके पास में अगर बुक है और बुक में करेक्टेड नहीं है तो कॉरिजेंडम डाल रखा है मैंने वेबसाइट पे, वहां से आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, दैट इज द 33-34 हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे, और 36 में क्या दे रखा है देखिए। 36 में दे रखा है, द डिटेल गिवन हियर अंडर रिलेटेड टू द यूएस सिटीजन मिस्टर फ्रेडरिक ट्रोटविल, आई थिंक ऐसे कुछ बोलते होंगे करके, ठीक है। फॉरेन का कोई बंदा है, he is a US citizen and he is a non-resident basically, a US football player, and his sister जो है that is Susan, a singer, वो सिंगर है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इनको इंडिया से कुछ इनकम होती है। पार्टिसिपेट इन द फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया, उससे 25 लाख हुआ। विनिंग फ्रॉम लॉटरी इन इंडिया नेट दैट इज 68,800, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल रिलेटिंग टू द स्पोर्ट्स इन फुटबॉल इन स्पोर्ट्स मैगजीन इन इंडिया, एंड परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक शो इन इंडिया। आपसे पूछा है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी of the both and discuss whether the above income are subject to the TDS or not, and guys explain it is necessary to file the return or not। guys एक बात बताऊं, एक सेक्शन हुआ करती है 115 BBA करके, एक सेक्शन हुआ करती है 115 BBA। यहां पे मैं आपको बता दूं एक सेक्शन होती है सेक्शन 115 BBA करके। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, या फिर एंटरटेनर है, और नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर के साथ साथ वो नॉन इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। एंड गाइस इनको अगर मान लो इंडिया से इनकम होती है, कौन कौन सी पता है? या तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, वो इंडिया में अगर कोई गेम में पार्टिसिपेट करता है उससे कोई इनकम होती है, पार्टिसिपेशन ऑफ एनी गेम इन इंडिया, या फिर वो क्या करता है एडवर्टाइजमेंट करता है ऊला ला ला ले, या फिर वो क्या करता है आर्टिकल कंट्रीब्यूट करता है रिलेटेड टू गेम्स इन द न्यूज़पेपर मैगजीन एंड जर्नल एंड ऑल, राइट। उससे जो इनकम होती है देन दिस इनकम आर गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द 20% की रेट से टैक्सेबल होती है ग्रॉस बेसिस पे। या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जैसे आईसीसी है या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब है, इंडिया में कोई मान लो आईपीएल खेला जा रहा है और उनको कोई गारंटी कमीशन वगैरह गारंटी फीस मिलती है, दैट इज आल्सो टैक्सेबल एज पर 20% रेट। एंड गाइस अगर कोई नॉन रेजिडेंट नॉन इंडियन सिटीजन एंटरटेनर है, वो इंडिया में कहीं भी परफॉर्मेंस करता है और उससे उसको पैसा मिलता है, देन इट इज टैक्सेबल एज पर 20% की टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाता है। अब एक और चीज समझना, अगर इनकी यही इनकम है और इस पे अगर टीडीएस कट चुका है अंडर सेक्शन 194E, अगर आपको याद रहेगा तो 194E टीडीएस टॉपिक में पढ़ा था, टीडीएस 194E में कट चुका है तो इनको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न, देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न, इनको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, यहां पे अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा सबसे पहले ये जो तुम्हारा बंदा है इसको फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, ये 25 लाख, इस पे टैक्स लग जाएगा कौन सी सेक्शन में? 115 BBA में टैक्स लगेगा एट द रेट 20% की रेट से, एंड ग्रॉस इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ए गाइस विनिंग फ्रॉम लॉटरी यू नो दैट इन इंडिया इट इज टैक्सेबल एज पर सेक्शन 115 BB, इट इज टैक्सेबल एज पर सेक्शन 115 BB, ठीक है। यहां पे 115 BB है और 115 BB में टैक्सेबल हो जाएगा, ये जो है वो 115 BB में टैक्सेबल होता है। एंड गाइस यू नो दैट ये जो टैक्सेबल होता है यहां पे आपको दे रखा है नेट, तो जब नेट दे रखा है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस अप करना पड़ेगा। और ग्रॉस अप कैसे करोगे? इस पे टीडीएस कौन सी रेट से कटता है? एक बात बताओ, 115 BB, और भाई साहब एक बात बताओ, टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194 BB ऑन द विनिंग, और टीडीएस का रेट क्या रहता है? 30%, और नॉन रेजिडेंट के केस में आप 4% और ऐड कर दोगे तो 30% प्लस 4% इट्स कम्स टू द 31.2%। तो 31.2%, तो यहां पे आपको नेट दे रखा है दैट इज द 68,800। ऐसा बोल दूं कि दिस 68,800 इज फॉर 68.8%।
तो व्हाट विल बी द 100%? तो विनिंग का इनकम हो जाएगा 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख इज द विनिंग का इनकम एंड दिस विनिंग इनकम इज टैक्सेबल एज पर 30% टैक्स रेट। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ द ओके, इससे पहले ये जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल इन द लाइक एनी मैगजीन, ये कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? 20% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। एंड गाइज ये जो परफॉर्मेंस ऑफ उसकी जो सिस्टर है, वो एंटरटेनर है, उसको जो मिलेगा ये भी तुम्हारा 20% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे विनिंग का इनकम है। तो विनिंग का इनकम है, भले टीडीएस कट गया तो भी उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन गाइज उसकी जो सिस्टर है उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसकी जो सिस्टर है उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर इस पे टीडीएस कट चुका है तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो अब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में गाइज एक और क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द गाइज, देखिए क्या दे रखा है। Lambda Limited is an Indian company. Utilize the service of the Donald Harris, a country am cricketer and non-resident in India, for playing in a cricket league matches for the team sponsored by the company. Indian company है, उसकी कोई टीम स्पॉन्सर है, उसमें वो मैच वैच खेलता है। A sum of 32 lakh is payable to him for playing सच मैचेस। तो मैचेस खेलने का उसको 32 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये 32 लाख टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 BBA एट द रेट 20%। आगे क्या दे रखा है? In addition, a sum of 8 lakh is also payable to him for appearing in the company advertisement on its product. वो जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड उसको 8 लाख मिला, तो भैया ये 8 लाख भी टैक्सेबल होगा एट द रेट 20% की रेट से। He has incurred an expenditure of 2 lakh in India for earning such income. तो भैया उसने 2 लाख रुपया जो खर्चा किया ये इनकम कमाने के लिए, तो वो 2 लाख का खर्चा अलाउ नहीं होगा। 2 लाख का खर्चा है, वो 2 लाख का खर्चा आपका अलाउ नहीं होगा। This 2 lakh expenditure is not going to be allowed because gross income is going to be taxable at the rate 20%. उसके बाद एडम फील्ड करके एक एक्स क्रिकेटर है, हेलिंग फ्रॉम द कंट्री एंड वाज एम्प्लॉयड एज अ मैच रेफरी इन दैट क्रिकेट टूर्नामेंट। अ सम ऑफ 6 लाख इज पेबल टू हिम फॉर हिज सर्विस। ही स्टे इन इंडिया फॉर 45 डेज। ए गाइस, मैच रेफरी इज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैच रेफरी इज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो मैच रेफरी को अगर कोई पैसा मिलता है देन इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर 20%। इस पे 20% का टैक्स रेट नहीं लगेगा, इस पे भैया आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। इज लामदा लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन द अबव पेमेंट ड्यू टू द डोनाल्ड हैरिस एंड एडम फील्ड एंड एग्जामिन इज देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द लामदा लिमिटेड एंड डोनाल्ड हैरिस एंड लामदा लिमिटेड एंड एडम फील्ड दैट द टैक्स पेबल इन इंडिया ऑन द इनकम पेबल टू देम विल बी बोर्न बाय द लामदा लिमिटेड। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एंड सोर्स? ए गाइस, अगर मान लो पहली चीज तो ये क्या उस पे टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस। जो भैया ये वाला जो इनकम है इस पे टीडीएस है वो आपका कौन सी सेक्शन में कटेगा? 194E में कटेगा। बट ये वाला जो 6 लाख पे करेंगे उस पे टीडीएस जो कटेगा वो 195 में कटेगा। अब एक और चीज समझना, इस पे जो टीडीएस है, ये वाला जो टीडीएस है, मैंने आपको बोला ये वाला टीडीएस उस पे 20% की रेट से कटेगा और बाकी जो है वो वाला दूसरे वाले को जो टैक्स है वो आपका 195 में कटेगा। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे टैक्स है वो खुद बेयर करते हैं, तो जब भी टैक्स खुद बेयर कर रहे हैं तो आपको ये माना जाएगा जो भी उसको दे रहे हैं वो नेट ऑफ टीडीएस है। तो फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल इस पर्सन को आपने जो पे किया वो इस पर्सन को आपने 40 लाख पे किया, तो 40 लाख पे किया, ये बोलेंगे कि आफ्टर टीडीएस है और टीडीएस का रेट क्या है? 20.8%। तो रिमेनिंग कितना होता है? 79.2% होता है। तो ये माना जाएगा कि जो 40 लाख जो आपने पे किया, 40 लाख जो आपने पे किया करके, ठीक है, 40 लाख जो है वो आपका 79.2% की रेट से है, तो 100% के लिए कितना होगा? उतना आपका ग्रॉस इनकम माना जाएगा और जो भी आपका डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल योर टीडीएस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? आपको समझ में आया? यस। अब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ गाइस, मैंने अप्रोक्स यहाँ पे आपका 1.5 घंटा लिया है, बट 1.5 घंटे में मैंने आपके नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है उसके क्वेश्चंस भी रिवाइज कराए और साथ साथ में कंसेप्ट भी रिवाइज कराए। इसको आप अप्रिशिएट करिएगा और आपका देखो 1.5 घंटे के अंदर अंदर नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड कितने सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो आपके दिमाग में आपको बैठ गए और साथ में क्वेश्चन भी मैंने कराए। आपको प्रैक्टिस बैच वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे मार्केट में प्रैक्टिस बैच वगैरह रहते हैं, बट आप देखोगे इससे अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपका काम हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो है यही क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट है करके, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। सो होप सो यू लाइक दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर है वो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको मजा आया होगा ये लेक्चर करने के बाद। अगर आपको ऐसा लगा है तो आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए करके, ठीक है, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोलता नहीं हूं बट क्या होता है ना, मैंने कल देखा था एनालिटिक्स, तो मैंने देखो पता चलता है कि 60% इज अ स्टूडेंट दे हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो एंड दे आर वाचिंग द लेक्चर। सो गाइज आप जो है वो अप्रिशिएट करिएगा। मैं और ऐसे ऐसे लेक्चर में आपके लिए डालता रहूंगा करके, ठीक है। लेकिन एक और बात बता दूं,
देखो मैं लेक्चर डालूंगा, देयर इज नो नीड टू वेट फॉर दैट। अगर आपको लेक्चर मिलता है, आ जाता है, आपको क्या करना है, वो लेक्चर देखना है। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो प्रिपरेशन आप चलते रहिए, आप समझिए ये आपके लिए रिवीजन है। ये चलिए, अगर जो लेक्चर आता है दिस इज द रिवीजन फॉर यू, आपका प्रिपरेशन चलता रहिए। अभी जैसे आपके पास 1.5 घंटा कभी निकल गया और 1.5 घंटे में आपने ये वीडियो देख लिया, आपका पूरा नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है वो रिवाइज हो गया और उसके क्वेश्चन भी साथ साथ में रिवाइज हो गए करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।